जी तो आज क्लासिकल मैकेनिक्स का जो है चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल हमने जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएबल्स के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज लैग्रांजियन मैकेनिक्स शुरू करते हैं। लैग्रांजियन मैकेनिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लेकिन वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ व्हाट इज़ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लेट्स सी व्हाट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जा सकता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, it can be defined as the change in configuration of a mechanical system in no time। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो मैकेनिकल सिस्टम को लोकेट कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर आप ये मतलब ले सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उस चेंज को कोई टाइम नहीं पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको मूव करवा के मैंने थोड़ा दूर लेके जाना है, तो इसको मूव करवा के जब यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो ज़ीरो होना चाहिए, जबकि हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि टाइम ज़ीरो नहीं है। इसको यहाँ से यहाँ मूव करते हुए हो सकता है 1 सेकंड लगा हो या 1 सेकंड का हाफ कर लें या मिली सेकेंड इवन, लेकिन टाइम ज़ीरो नहीं है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट यही होगी कि इसमें टाइम ज़ीरो होना चाहिए, नो टाइम। लेकिन ऐसा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता हूँ, या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम मूव करता है, मैकेनिकल सिस्टम मूव करते हुए उसका टाइम कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये रियल डिस्टेंस या रियल डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर रियल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, रियल डिस्प्लेसमेंट में तो समझ आती है कि कुछ टाइम रिक्वायर होगा, लेकिन विद नो टाइम या ज़ीरो टाइम डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये रियल नहीं है, इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। अब एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसकी पोजीशन या ट्रांसलेशन वेक्टर आर से शो किया जा सकता है। कंसीडर अ सिस्टम हैविंग ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है इस सिस्टम का, उसको आमतौर पे आर से शो किया जाता है। तो आर जो ट्रांसलेशन वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू आर आई। अगर ये एक सिस्टम है तो आर आई किस पे डिपेंड करेगा? ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। और उसके साथ साथ ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ये वो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। अब इसके अंदर अगर कोई चेंज लेके आते हैं, हम थोड़ी सी चेंज करते हैं फॉर अ स्मॉल चेंज। अच्छा, चेंज यहाँ पे दो तरह की होती है। अगर तो रियल सिस्टम के अंदर चेंज हो तो रियल सिस्टम के अंदर चेंज को शो किया जाता है डेल्टा से, और अगर वर्चुअल सिस्टम के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं तो उसको स्मॉल डेल्टा से शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम चेंज लेके आ रहे हैं सिस्टम के अंदर वो स्मॉल डेल्टा होगा। अगर स्मॉल चेंज लेके आते हैं डेल्टा आर आई, तो ये क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये बन जाएगा पार्शल आर आई बाय पार्शल Q1 इंटू पार्शल Q1 बाय पार्शल डेल्टा Q1। ये चेंज बन जाएगी इंटू डेल्टा Q1। सिमिलरली पार्शल आर आई बाय पार्शल Q2 इंटू डेल्टा Q2 एंड सो ऑन अप टू
पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू एन, और इसके अंदर एक और भी फैक्टर है, वो है टाइम का फैक्टर। तो टाइम के रिस्पेक्ट से इसमें चेंज आ जाएगी पार्शल आर आई बाय पार्शल टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर हमने स्मॉल चेंज लिखी है। अब अगर देखा जाए जो इसकी रिक्वायरमेंट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, रिक्वायरमेंट ये है कि देयर इज़ नो चेंज इन टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो टाइम, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा टी ज़ीरो है फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? डेल्टा टी इज़ ज़ीरो। अगर ये इधर ज़ीरो रिप्लेस कर दिया जाए तो डेल्टा आर बन जाता है डेल्टा आर आई would become equal to partial r I by partial q1 into delta q1 plus partial r I by delta q2 partial q2 delta q2 and so on up to partial r I by partial qn and delta qn। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। और ये एक करेक्शन कर लें कि ये वेक्टर्स है, दीज आर नॉट स्केलर्स, दीज आर वेक्टर्स। तो इसको इन जनरल समेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये डेल्टा आर आई इक्वल आ जाएगा समेशन पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू। अब ये इंडेक्स डिफरेंट है तो इसको जे कह देते हैं, और यहाँ पे समेशन होगा ओवर जे, और सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा क्यू जे। So what is this? This is called virtual displacement. This is virtual displacement. This is called virtual displacement. अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम फोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं या इसके थ्रू हम वर्क फाइंड करते हैं, जिसको जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। तो प्राइमरी पर्पस जो है इस टॉपिक का वो वर्क फाइंड करना है। अब वर्क के टू पार्ट्स होते हैं। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए वर्क इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने फाइंड कर लिया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंपली फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क आ जाएगा। नाउ वर्चुअल वर्क इज, तो वर्चुअल वर्क जो है उसको W कहा जा सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एफ आई डॉट डेल्टा आर आई और समेशन ओवर आई, दैट वुड बी वर्चुअल वर्क। ठीक है, और वर्चुअल वर्क जो है अगर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, ये एफ की वैल्यू पुट करके, अब एफ यहाँ पर क्या है? समेशन आई। फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं एक सिस्टम के अंदर, दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, सॉरी, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे ली जाएं तो एफ आई की जगह पुट किया जा सकता है एफ, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है और विद इंडेक्स आई, और दूसरा यहाँ पर हो सकता है कंस्ट्रेंट फोर्स स्मॉल एफ आई, और डॉट डेल्टा आर आई की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से पुट की जा सकती है। इक्वेशन 1 से अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा समेशन जे पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन 1 से। इसके बाद फिर हम जी, तो इसके बाद अगर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के मुताबिक देखा जाए, जो कंजर्व सिस्टम के लिए है, कंजर्व सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा इन अ क्लोज पाथ दैट वुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इसको ज़ीरो ले लिया जाए फॉर कंजर्व सिस्टम, इट वुड बिकम ज़ीरो इक्वल टू समेशन आई एंड जे, ये समेशन इकट्ठा लिखा जा सकता है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बारी बारी दोनों के साथ। तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए दैट वुड बिकम एफ आई और डॉट पार्शल आर आई, अगेन ये वेक्टर है, बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे,
और प्लस जो सेकेंड टर्म बन जाएगी एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये बन जाता है। अब जो फोर्स है कंस्ट्रेंट फोर्स, ठीक है, अगर हमने ये सपोज किया है कि ये कंजर्व्ड सिस्टम है, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो बन जाएगा 0। तो इसको भी 0 पुट कर देंगे फॉर द कंस्ट्रेंट फोर्स, वर्क डन इज 0। अगर ये 0 ले लिया जाए तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल टू समीशन आई एंड जे एंड एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये रिक्वायरमेंट बन जाती है इसकी। अच्छा, अब फर्दर जो है इसको यूं भी लिखा जा सकता है, अगर अगेन हम इक्वेशन 1 यूज़ करें, यूजिंग इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू वापस मैं पुट कर दूं, इसकी जगह सारे की जगह डेल्टा आर रिप्लेस कर दूं, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू समीशन आई एंड एफ आई डॉट दिस वुड बिकम डेल्टा आर आई। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसके अलोंग कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क तमाम वर्क्स का जो सम होगा या वर्क इन द क्लोज पाथ होगा ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वो 0 होगा। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हमने देखा था कि अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो क्लोज पाथ में वर्क है वो 0 होता है। बिल्कुल सेम लेवल का एक हमने यहाँ पे प्रिंसिपल डिराइव किया है जिसको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का नाम दिया जाएगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जितने भी फोर्सेस हैं उन तमाम फोर्सेस की वजह से जो सम है, उन तमाम फोर्सेस की वजह से वर्क डन का जो सम है या क्लोज पाथ में वर्क है वो 0 है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ देखें, डेल्टा आर आई तो 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है मैकेनिकल सिस्टम की, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है उसके लिए ज़रूरी है कि जो एफ आई है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर दूसरी कंडीशन भी शामिल कर ली जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो न्यूटन लॉ से हम देखेंगे वो कहता है कि एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0। और एफ नेट के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक जो अप्लाइड फोर्सेस हैं और दूसरा जो चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की टर्म भी इंक्लूड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब वो चेंज इन मोमेंटम की जो टर्म इंक्लूड की है वो किसने की है? वो डी लम्बर्ड ने अटेम्प्ट की थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ डी लम्बर्ड या डी लम्बर्ड प्रिंसिपल, या बाज़ का तो उसको लग्रांज डी लम्बर्ड प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। तो अब चलते हैं डी लम्बर्ड प्रिंसिपल की तरफ। जी, ये है स्क्रीन 2। तो डी लम्बर्ड प्रिंसिपल, जी अब अगेन कंसीडर करेंगे वर्क डन ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन है उसमें न्यूटन्स लॉ यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हाट वी हैव एफ आई इज इक्वल टू पी डॉट पी आई डॉट विथ समीशन। ठीक है,
ये हमारे पास न्यूटन लॉ की जो है इक्वेशन है। अब एफ आई यहाँ पर क्या है, अगर इसको रीअरेंज कर लिया जाए तो रीअरेंज करके इट वुड बिकम एफ आई माइनस पी आई डॉट दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के थ्रू अगर वर्क डन फाइंड किया जाए, जैसा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफ आई के थ्रू वर्क डन फाइंड किया गया था, तो ये इक्वल टू 0 हमने पुट किया था इन दी क्लोज सिस्टम या फॉर दी कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह से अगर इसके थ्रू वर्क डन फाइंड करें तो वो क्या बनेगा। नाउ द वर्क डन ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो वो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम इसका जो है डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ एफ आई माइनस पी आई डॉट, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल्टा आर आई के साथ, जो कि इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। तो ये अगर कैलकुलेट करें ये बनता है समीशन, और समीशन ओवर आई है ये एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, जो कि समीशन जे पार्शल आर आई, और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये बन जाता है समीशन आई एंड जे, और ये बनेगा एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। एक टर्म तो ये बनेगी मल्टीप्लाई करके, और दूसरी टर्म क्या बनेगी नेगेटिव पी आई डॉट, और ये डॉट प्रोडक्ट है पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे। दूसरी टर्म ये बनेगी। अब यहाँ पर एफ आई जैसे इधर पुट किया था हमने, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक अप्लाइड फोर्स और दूसरी कंस्ट्रेंट फोर्स। ठीक है, तो अगर एफ आई को रिप्लेस किया जाए अप्लाइड फोर्स और कंस्ट्रेंट फोर्स के साथ, तो ये फर्दर बन जाएगा समीशन आई एंड जे। अब यहाँ पर ये एफ आई अप्लाइड प्लस ये जो फोर्स है ड्यू टू कंस्ट्रेंट ये आ जाएगी, और डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। पहली टर्म तो ये बन गई, और दूसरी टर्म बिल्कुल एज सच माइनस पी आई डॉट और दिस वन। ओके, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। जी, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की इक्वेशन आई है, ये फॉर दी कंजर्वेटिव सिस्टम या क्लोज सिस्टम के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल रखा गया है। ठीक है, लेकिन ज़ीरो के इक्वल होने की कंडीशन क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। अब डॉट प्रोडक्ट दो चीज़ों का ज़ीरो, अगर सिंपल प्रोडक्ट हो लाइक आपके पास 5 इंटू 0 है, तो ये ज़ीरो के इक्वल पॉसिबल है। ये दोनों नंबर इवन ज़ीरो के इक्वल हो तो ये ज़ीरो के इक्वल पॉसिबल है। अब इसमें एक चीज़ तो श्योर है कि डेल्टा आर आई ज़ीरो नहीं है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन की थी उसमें ये देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो डेल्टा आर आई तो ज़ीरो नहीं है। तो एफ आई अब ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, तो एफ आई नेसेसरीली ज़ीरो नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो सूरतों में ज़ीरो हो सकता है। एक तो ये है कि इनमें से कोई वेक्टर नल वेक्टर हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, उस सूरत में भी ये ज़ीरो पॉसिबल है। तो यहाँ पे एफ आई दैट आल्सो मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ये कहता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो फोर्सेस हैं उनका सम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस प्रिंसिपल को रिकंसीडर किया गया कि इसके अंदर कोई ऐसी टर्म मिसिंग है जो इंक्लूड की जाए, उस वक़्त इसका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होगा। तो वो टर्म कौन सी है, न्यूटन लॉ से हमने टर्म जब देखी वो है पी आई डॉट,
पी आई डॉट अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट की जाए उस सूरत में इसका जो है प्रोडक्ट ज़ीरो होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस जो फोर्स है सम ऑफ फोर्सेस वो ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो इसको रिकन्सिडर कर रहे हैं हम, और इसके अंदर एक टर्म और इंक्लूड हो गई है। अब ये मैं यहाँ पे वर्किंग थोड़ी सी शार्ट कर रहा हूँ कि इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर इसकी वजह से अगेन वर्क ज़ीरो बन जाएगा, इसको ज़ीरो लेंगे और बाकी दो टर्म्स बच गई। दो टर्म्स कौन सी बची हैं? एक है जी समीशन आई एंड जे। अब एक टर्म इसके अंदर ये एफ आई अप्लाइड है या एक्सटर्नल डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे डेल्टा क्यू जे, एक टर्म तो ये है, और दूसरी पी आई वाली है, यहाँ पर डॉट है माइनस पी आई डॉट और डॉट प्रोडक्ट है विद पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे। अब चाहें तो इसको वापस इक्वेशन 1 यूज़ करके इसकी जगह लिखा जा सकता है, इन दोनों की जगह डेल्टा आर आई, इन दोनों की जगह अगर डेल्टा आर आई रिप्लेस कर दिया जाए, लेफ्ट साइड पे ये है वर्क डन एफ आई माइनस पी आई डॉट, तो वापस से रिप्लेस कर देते हैं, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी तो ये पुट करने से जो फाइनल शेप इसकी बनेगी वो होगी समीशन आई जे एंड एफ आई अप्लाइड, और इसकी जगह आ जाएगा डॉट डेल्टा आर आई जो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है माइनस पी आई डॉट और डॉट डेल्टा आर आई। अब डेल्टा आर आई चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, और ये समीशन ओवर जे जो है ये अब मीनिंगलेस है, तो जे को ख़त्म किया जा सकता है। समीशन आई एफ आई अप्लाइड माइनस एफ आई डॉट और डॉट डेल्टा आर आई। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ज़ीरो कब हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट भी अगेन वही है, या तो डेल्टा आर आई ज़ीरो होना चाहिए जो कि ज़ीरो नहीं है, या फिर ये जो वेक्टर है ये ज़ीरो होना चाहिए। तो ये वेक्टर हो सकता है ज़ीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ अगर देखा जाए तो अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है उसके लिए ये वेक्टर डेफिनेटली ज़ीरो होगा। तो इसके अंदर अब ये मोमेंटम वाली टर्म इंक्लूड हो गई है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की, जिसको नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डी लंबर्ट्स प्रिंसिपल, या इसको लाग्रांज डी लंबर्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। जी, है नहीं क्वेश्चन? तो डी लंबर्ट प्रिंसिपल अगर समझ आ गया है, और कल वाला जो टॉपिक हमने किया था आइलर लाग्रांज इक्वेशन, दोनों को इस्तेमाल करके अब डिराइव करते हैं लाग्रांज इक्वेशन। ये ले लें, फिर मैं स्नैपशॉट ले लें, होगी जी। तो अब इसी से दोबारा शुरू करते हैं, और दोबारा शुरू करके लाग्रांज इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ आते हैं। जी, डेरिवेशन ऑफ फाइनल लाग्रांज इक्वेशन, आइलर लाग्रांज इक्वेशन। आइलर लाग्रांज इक्वेशन जो बनी थी उसके अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन किस चीज़ को शो कर रहा था, वो एक कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस बोर्ड के ऊपर अगर देख लिया जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है,
इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डिफरेंट पाथ्स पॉसिबल हैं। तो ये मैंने ऐसी शेप भी बनाई थी। अब इसमें से हमने वो पाथ सर्च करना होता है जो मिनिमम है। तो आयलर लाग्रांज इक्वेशन आपको ये सारी जो है वर्किंग करने की बजाय उसके अंदर क्या है, अगर आपने कर्व डिफाइन कर लिया है तो उस कर्व को आयलर लाग्रांज इक्वेशन में पुट करें, आपके पास मिनिमम कंडीशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करें तो जो इक्वेशन सामने आएगी वो उसका वो पाथ बताएगा जो मिनिमम है या जो मिनिमम टाइम लेता है, अगर लाग्रांजियन की बात की जाए या मैकेनिकल सिस्टम की बात की जाए। तो डेरिवेशन ऑफ नहीं, जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन थी वो बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम के लिए नहीं बनाई गई थी, वो तो किसी भी कर्व के लिए बनाई गई थी। ठीक है, हाँ, उसको अगर स्पेसिफाई कर देते हैं कि कर्व बेसिकली क्या है, मैकेनिकल सिस्टम का कर्व है, लाग्रांजियन है, तो वो रिड्यूस हो जाती है लाग्रांज इक्वेशन में। उसका जो प्रॉपर नेम है वो आयलर इक्वेशन ही है। और वो बल्कि आयलर ने नहीं, सबसे पहले अटैम्प्ट की थी बर्नौली ने। बर्नौली ने पहले डिराइव की लेकिन उसमें कुछ खामी रह गई, फिर आयलर ने अटैम्प्ट की। और ये शुरू हुआ था न्यूटन से। न्यूटन ने पहले ट्राई की, उसके बाद फिर बर्नौली ने ट्राई की और फिर लाग्रांज ने ट्राई की। तो लाग्रांज सक्सेसफुल रहा इक्वेशन डिराइव करने में। यहाँ उसने ये नहीं बताया था कि ये मैकेनिकल सिस्टम, आयलर ने तो मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर ही नहीं किया। लाग्रांज ने मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर किया, आयलर की इक्वेशन यूज़ करके उसने लाग्रांज इक्वेशन डिराइव की। और फिर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव करने के लिए डी लंबर्ट ने ट्राई की। तो डी लंबर्ट ने एक डिफरेंट मेथड से डिराइव की जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। उसके बाद हैमिल्टन ने भी अटैम्प्ट की, हैमिल्टन ने एक थर्ड मेथड से डिराइव की। तो डिफरेंट मेथड्स हैं लाग्रांज इक्वेशन के डिराइव करने के, लेकिन यूज़ सेम है। जैसे न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ को डिफरेंट मेथड से डिराइव किया जा सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है। हाउएवर, तो डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन बाय डी लंबर्ट प्रिंसिपल। तो इसमें कंसीडर करते हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है और उस मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसलेशन वेक्टर या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे शो की जा सकती है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर आई दैट डिपेंड्स ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q1, q2 एंड सो ऑन अप टू qn और टाइम t। इन पे ये टाइम पे ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर सकता है। इसको यूज़ करके अगर वर्चुअल वर्क लिखा जाए तो वर्चुअल वर्क ये था, डेल्टा आर आई इक्वल्स टू समीशन जे एंड पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे। ये था हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जो अभी हमने डिराइव किया है। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़नी है, दैट्स वाई इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। टाइम डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी, जो लेटर ऑन यूज़ करनी है वो होगी डी आर आई बाय डी टी। ये वेलोसिटी होगी। और लेकिन अगर ये यूज़ किया जाए आर आई का फार्मूला यहाँ पर, तो वेलोसिटी बन जाती है डी बाई डी टी ऑफ दैट। लेकिन इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड करके लिखा जाएगा पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू वन चेन रूल के मुताबिक इंटू पार्शल क्यू वन लिख लें या डी क्यू वन लिख लें, डी क्यू वन बाय डी टी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये आप बेशक पार्शल लिखें बेशक डी लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आर आई जो है मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शल ही लेना पड़ेगा। अब Q1 फर्दर सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स वाई टोटल डेरिवेटिव ले लें या पार्शियल डेरिवेटिव। तो प्लस सिमिलरली पार्शियल आर आई बाय पार्शियल Q2 इंटू डी Q2 बाय डी टी एंड सो ऑन। और सेकेंड लास्ट टर्म होगी पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू एन एंड डी क्यू एन बाय डी टी। इसके बाद आर आई के अंदर
एक और भी तो जो है वेरिएबल है t, तो उसके रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है। उसके रिस्पेक्ट से ये बनेगा पार्शल आर आई बाय पार्शल टी इंटू डी टी बाई डी टी। लेकिन अल्टीमेटली ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाता है, दैट्स वाई लिखा नहीं जाता आमतौर जब चेन रूल हमने अप्लाई किया है। तो फाइनली ये बन जाएगा वी आई वेलोसिटी दैट इज समीशन जे पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डी क्यू जे बाय डी टी, और फिर ये आखिरी टर्म है जो कि पार्शल आर आई बाय पार्शल टी है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू बन गई। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2, इसको भी लेटर ऑन यूज़ करना है। अब यहाँ देखते हैं कि वर्क डन कितना है अकॉर्डिंग टू डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो उसी वर्क डन को या डी लम्बर्ट प्रिंसिपल को ही इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल, वो आपके सामने लिखा हुआ है, उसको यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल, मैं उसको दोबारा लिखता हूँ और उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। वो है पार्शल समीशन आई एंड एफ आई अप्लाइड डॉट माइनस पी आई डॉट इनटू डेल्टा आर आई दैट इज इक्वल टू 0। इसको कंसीडर करते हुए पहले वर्क डन फाइंड कर लेते हैं कितना बनता है। ये ले ली थी स्नैपशॉट इसकी। जी, तो ये है स्क्रीन नंबर 4। जी, तो नाउ वर्क डन इज वर्क डन ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या वर्चुअल वर्क डन। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, ये भी लेटर ऑन यूज करनी है। ठीक है, तो वर्क डन W दैट वुड बी इक्वल टू समीशन आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई। और डेल्टा आर आई को चाहें तो दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी फॉर्म इसकी क्या है, वो थी पार्शल क्यू जे पार्शल क्यू आर आई, सॉरी नॉट क्यू आई, पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। ये इसकी दूसरी फॉर्म थी। तो डेल्टा आर आई की जगह ये भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे समीशन ओवर जे भी आ जाएगा। तो ये वर्क डन की अनदर फॉर्म है। अब ये जो चीज़ है आपके पास लिखी हुई एफ आई डॉट डेल्टा पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे, इसको एक नई क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। ये नई क्वांटिटी क्या है, लेट्स सपोज इट इज़ क्यू जे। अब क्यू जे यहाँ पे क्या चीज़ होगी, डेल्टा क्यू जे, वेयर क्यू जे इज जस्ट लाइक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज वेलोसिटी, और इसी तरह से ये जनरलाइज्ड फोर्स होगी। दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स। तो जो वर्क डन है वो अगर देखा जाए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड जो डिस्प्लेसमेंट है या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। अब क्यू जे में क्यू जे की वैल्यू लेटर ऑन यूज़ करेंगे, लेकिन डी लम्बर्ट प्रिंसिपल के अंदर मैं इनकी वैल्यूज़ कंसीडर कर लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 को अगर यूज़ किया जाए
तो ये है समीशन आई, और एफ आई को जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये एफ आई अप्लाइड या सिंपल एफ आई भी लिखा जा सकता है, माइनस या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डॉट डेल्टा आर आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई। ये है हमारे पास डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पर भी डेल्टा आर आई की यही वैल्यू पुट कर देते हैं जो इधर यूज़ की है। तो डेल्टा आर आई की अगर वैल्यू पुट की जाए, ये बन जाएगा समीशन आई एफ आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये डेल्टा आर आई की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। सिमिलरली अगर ये पी आई की जगह देखा जाए तो ये बन जाएगा पी आई डॉट और डॉट डेल्टा आर आई दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसे हमने क्यू जे का नाम दिया है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ इसको भी क्यू जे से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर इसको क्यू जे से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है समीशन आई क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को लिखा जा सकता है माइनस ये पी आई डॉट है, ठीक है। पी आई डॉट अगर देखें तो ये एम आई और डी बाई डी टी ऑफ क्यू जे डॉट लिखा जा सकता है, या डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यूँ करते हैं कि इसको डी वी आई बाय डी टी लिख देते हैं। जो मोमेंटम है, मोमेंटम बेसिकली एम आई इंटू वी आई है, लेकिन ये है पी आई डॉट, तो पी आई डॉट को लिख दिया गया एम आई इंटू डी वी आई बाय डी टी। और ये डेल्टा आर की जगह जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो पुट कर देते, पार्शल आई आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे दैट इज इक्वल्स टू 0। एक तो इसको क्यू जे से रिप्लेस किया गया और दूसरा पी आई की वैल्यू पुट कर दी गई है। अब यहाँ से डेल्टा क्यू कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। डेल्टा क्यू अगर कॉमन ले लिया जाए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा समीशन आई, और यहाँ पे समीशन ओवर जे भी है। ये यहाँ पर जब हमने जे इंट्रोड्यूस करवाया तो ये आ जाएगा समीशन ओवर जे भी आएगा, क्यू जे डेल्टा क्यू जे और माइनस समीशन आई एम आई एंड डी वी आई बाय डी टी पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है जी। तो अब इक्वेशन 2 से वी आई की वैल्यू उधर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एक तो ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये वैल्यू अगर रिप्लेस कर दी जाए या बेहतर है कि हम उसका पहले अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, बाद में यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं या इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 2 को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर डिफरेंशिएट किया जाए, टाइम डेरिवेटिव लिया जाए, तो वो बनता है डी वी आई बाय डी टी इक्वल्स टू समीशन ओवर जे एंड डी बाय डी टी ऑफ पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे इंटू डी क्यू आई बाय डी क्यू जे बाय डी टी प्लस पार्शल आर आई बाय पार्शल टी। ये इसका बनता है टाइम डेरिवेटिव।
जी, तो नो इसको हम यूं करते हैं कि थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जा सकता है? पहली टर्म तो एज सच ही लिखते हैं, समीशन आई एंड जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन ओवर आई। अब यहाँ पर हम एम आई इसको लिखा जा सकता है कि ये है डी बाई डी टी ऑफ वी आई इन टू पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे माइनस डी बाई वी आई इंटू डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे, और यहाँ पर डेल्टा क्यू जे है दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए कैसे लिखा है कि अगर इस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करें तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा कि वी आई एस एच आ जाएगा और ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे, देन प्लस डी वी आई बाय डी टी डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे। ये इस तरह से एक्सपैंड होगा। और अगर गौर करें ये वाली जो टर्म है वी आई डॉट डी बाई डी टी, ये सारी टर्म इस नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल हो जाती और सिर्फ ये एक टर्म रह जाती जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस सारे को रिप्लेस कर दिया गया है इसके साथ। ये प्रोडक्ट एक्सपैंड करें तो अल्टीमेटली यही टर्म बनेगी। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट फार्मूला या यूं समझ लें कि रिवर्स प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये करते हैं कि जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से एक वैल्यू पुट करेंगे। वो वैल्यू कौन सी है वो देखते हैं। ये पहली टर्म तो बिल्कुल एज सच ही आ जाएगी यहाँ पर, समीशन आई एंड जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे, देन समीशन यहाँ पर अब क्योंकि जे इंट्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर भी समीशन ओवर जे, समीशन आई एंड जे एम आई, और ये है डी बाई डी टी ऑफ, ये टर्म बिल्कुल एज सच डी बाई डी टी इन टू वी आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे। और जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के अंदर ये जो है आपके पास डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे, इसमें डेरिवेटिव्स को एक्सचेंज करते हैं। डेरिवेटिव्स को कैसे एक्सचेंज करेंगे? ये डी बाई डी टी और ये जो पार्शल क्यू जे है ये रिप्लेस हो सकते हैं। ये रिप्लेस होके बन जाएंगे माइनस वी आई डॉट पार्शल बाय पार्शल क्यू जे इंटू डी आर आई बाय डी टी इंटू डेल्टा क्यू जे दैट इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो डी आर आई बाय डी टी है ये क्या बन चुका है? ये अगेन वी ही बन चुका है। इसको भी वेलोसिटी लिखा जा सकता है। अगर इसको वी लिख दिया जाए देन ये बन जाएगा समीशन आई एंड जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन आई एंड जे एम आई इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी आई डॉट डेल्टा आर आई बाय डेल्टा क्यू जे, और माइनस वी आई डॉट पार्शल, ये वी आई है, बाय पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे इक्वल्स टू 0।
जी ये ले लें स्नैपशॉट। तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो पहली टर्म तो यहाँ पर बिल्कुल एज सच ही होगी, समीशन आई एंड जे एंड क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन आई एंड जे और एम आई इनटू डी बाई डी टी ऑफ वी आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे। लेकिन जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को लिखा जा सकता है पार्शल बाय पार्शल क्यू जे ऑफ हाफ वी आई स्क्वायर इनटू डेल्टा क्यू जे इक्वल्स टू 0। ये देखें, अगर इसका डेरिवेटिव एक्सपेंड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी आई डॉट पार्शल वी आई बाय पार्शल क्यू। तो दैट्स वाई इसको भी रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, हाफ वी आई स्क्वायर लिख दिया गया है। अब एम आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम आई को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समीशन आई जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन आई जे, एम आई को लिखा जा ये डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई डॉट पार्शल आर आई बाय डेल्टा क्यू जे और माइनस ये एम आई यहाँ पर लिखा जा सकता है पार्शल बाय पार्शल क्यू जे इंटू 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर और डेल्टा क्यू जे इक्वल्स टू 0। जी तो अब यहाँ से ओवरऑल डेल्टा क्यू जे चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जी ये बन जाएगा समीशन आई जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन आई जे, और यहाँ पर ये मैं अगेन जैसे पहले हमने किया था कि इसको डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी डेरिवेटिव्स को रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये समीशन ये जो d बाई डी टी है, d बाई डी टी ऑफ, अब बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले लिखा है, तो यहाँ पर ये पार्शल बाय पार्शल क्यू जे ऑफ 1/2 एम वी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पर अगर ये डेरिवेटिव एक्सपैंड किया जाता है तो एम आई पे तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, वी आई पे कैसे अफेक्ट करेगा, ये वी आई डॉट पार्शल वी आई बाय, ये अगर एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सपैंड होगा एम आई और ये 2 का फैक्टर आएगा जो कि इस 2 से कैंसिल होगा और पार्शल वी आई बाय पार्शल क्यू जे डॉट ये फैक्टर आता है जो कि बेसिकली इसी के इक्वल बनता है। ये जो फैक्टर है ये इसी के इक्वल बनता है। तो ये जो पार्शल आर आई बाय एम आई वी आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे है, इसको रिप्लेस किया गया पार्शल बाय पार्शल क्यू जे इंटू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। ये कैसे बनता है, जो इक्वेशन 3 लिखी थी, इक्वेशन 2 सॉरी, जो कि वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में देखें तो वेलोसिटी की इक्वेशन में लिखा हुआ है वी आई इज इक्वल टू पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट। तो उसका अगर टाइम डेरिवेटिव लें, उसका सॉरी डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, तो क्यू जे डॉट से डेरिवेटिव ले के वो बन जाता है पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे। तो दैट्स वाई इसको रिप्लेस कर दिया गया पार्शल बाय पार्शल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये अब थोड़ी सी उसका डेरिवेटिव लेके देखें, कैलकुलेशन करें तो ये आपको स्टेप मिल जाएगा जी। तो इसके बाद अगला स्टेप जो है ये बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, पार्शल बाय पार्शल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई
वी आई स्क्वेयर, और अब ये डेल्टा क्यू जे इज़ इक्वल टू 0। अब ओवरऑल डेल्टा क्यू जे यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। अगर ओवरऑल डेल्टा क्यू जे कॉमन ले लें तो ये बन जाता है समीशन आई जे इन टू क्यू जे माइनस, ये है समीशन भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ये पार्शल बाय पार्शल क्यू जे डॉट, और ये हाफ एम आई जो वी आई स्क्वेयर है इसको लिखा जा सकता है, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये टी बनेगा और फिर यहाँ पर माइनस पार्शल अगेन यहाँ पर भी टी बाय पार्शल क्यू जे, और ये डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू 0, वेयर टी क्या है, टी जो इंट्रोड्यूस करवाया है टी इज बेसिकली हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्लेस किया गया है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा जाए जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और डी लम्बर्ट प्रिंसिपल था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि या तो डेल्टा क्यू जे 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना ज़रूरी है। अब अगेन डेल्टा क्यू जे तो 0 पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स अगर ये 0 होना है तो ये वाला जो फैक्टर है पहला फैक्टर दैट मस्ट बी 0। तो पहले फैक्टर को 0 ले लेते हैं, पहले फैक्टर को जब 0 लिया जाएगा समीशन आई जे क्यू जे माइनस डी बाई डी टी, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे समीशन अब नहीं ख़त्म होगा, समीशन ख़त्म हो जाएगा, इन जनरल ये इक्वेशन बन जाएगी Q माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे डॉट माइनस पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे इक्वल टू 0, या फर्दर आप इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे डॉट माइनस पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे। ये एक इक्वेशन हमने डिराइव की है। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है लग्रांज इक्वेशन, लेकिन पॉसिबल है आपने ऐसी फॉर्म पहले से फेमिलियर ना हो, ठीक है। अब ये लग्रांज इक्वेशन कौन सी है, ठीक है, बेसिकली तो लग्रांजियन इक्वेशन जो हम डिराइव करते हैं वो इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड नेल्सन फॉर्म ऑफ लग्रांज इक्वेशन। इसको नेल्सन फॉर्म का नाम दिया जाता है। नेल्सन साइंटिस्ट था जिसने लग्रांजियन की बात नहीं की थी, बल्कि उसने जनरलाइज्ड फोर्स की बात की थी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, ठीक है। तो अभी तक हमने लग्रांजियन जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किया, ठीक है। हमने एक फॉर्म डिराइव की है दैट इज नेल्सन फॉर्म ऑफ लग्रांज इक्वेशन। तो एक तो बाईपास मेथड है। बाईपास मेथड ये है कि हम नेल्सन फॉर्म की तरफ ना आए, डायरेक्ट डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज़ करके लग्रांज इक्वेशन डिराइव कर लें, ठीक है। दूसरा ये मेथड है कि पहले नेल्सन फॉर्म डिराइव करेंगे, नेल्सन फॉर्म में सिर्फ एक फंक्शन पुट करेंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देखा जाए ये क्यू जे क्या चीज़ है, क्यू जे इज़ जनरलाइज्ड फोर्स, लेकिन लग्रांज जिससे हम फेमिलियर हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जनरलाइज्ड फोर्स के अंदर छुपी हुई है। इस फोर्स को जब पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो लग्रांजियन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इससे फर्दर लग्रांज इक्वेशन जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसकी तरफ चलता हूँ।
नाउ force in terms of potential. तो पोटेंशियल की फॉर्म में जो फोर्स है, अगर जनरलाइज फोर्स देखी जाए पहले, तो जनरलाइज फोर्स का जो फार्मूला था वो थी क्यू जे इज इक्वल टू समीशन आई एंड एफ आई और डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे। ये फॉर्म थी इसकी जनरलाइज फोर्स की। ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स है एफ आई, इसको रिप्लेस कर देते हैं पोटेंशियल से। अगर इसको ये वेक्टर है, अगर इसको रिप्लेस किया जाए माइनस पार्शल वी आई बाय पार्शल आर आई से, तो देखते हैं ये क्या बन जाता है। ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको, यहाँ पर रिप्लेस करके ये बन जाएगा क्यू जे। फिलहाल मैं रिप्लेस करूँगा, फिर वहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये वैल्यू अगर रिप्लेस करें देन इट बिकम्स क्यू जे इक्वल्स टू समीशन आई एंड माइनस पार्शल वी बाय पार्शल आर आई डॉट पार्शल आर आई बाय पार्शल क्यू जे, और यहाँ पर समीशन ओवर जे भी है। तो फर्दर ये बन जाएगा क्यू जे इज इक्वल टू समीशन ओवर जे इसलिए कि आर आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाता है माइनस साइन पार्शल वी बाय पार्शल क्यू जे। ये वैल्यू वापस पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए देन व्हाट वी हैव पुटिंग इन 5, we have minus समीशन पार्शल वी बाय पार्शल क्यू जे, या तो समीशन लेंगे इस पे भी। ठीक है, ओवरऑल तो समीशन है। इंडाइसेस को बैलेंस करने का मैंने मेथड बताया था कि ये एक सिंगल इक्वेशन नहीं होगी बल्कि सेट ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल के लिए ये अलग इक्वेशन बन रही है। अगर पहला पार्टिकल है तो जे को 1 पुट करेंगे, दूसरा पार्टिकल है जे को 2 पुट करेंगे। तो समीशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, तो वो आप इसको अब लिखेंगे डी बाई डी टी इन टू पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे डॉट माइनस पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे, और इस टर्म को ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये टर्म लेफ़्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। पार्शल टी बाय पार्शल क्यू जे माइनस पार्शल वी बाय पार्शल क्यू जे दैट इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, बल्कि इसको भी लेफ़्ट साइड पे ही ले आते हैं पार्शल टी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, टी के साथ वी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब वी सब्ट्रैक्ट करने का मकसद यहाँ पर क्या है, अगर वी का डेरिवेटिव देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, वी किस पे डिपेंड कर रहा है, वी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू जे, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू जे डॉट। तो क्यू जे डॉट का अगर फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट से तो वो ज़ीरो बनता है। तो यूँ समझ लें कि हमने यहाँ पे ज़ीरो सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बन जाएगा पार्शल बाय पार्शल क्यू जे ऑफ टी माइनस वी माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शल बाय पार्शल क्यू जे डॉट ऑफ टी माइनस वी। लेट्स सपोज टी माइनस वी इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन। तो सम अदर फंक्शन यहाँ पर क्या है,
इसको L कह देते हैं, माइनस डी बाई डी डी एल बाई डी बाई डी टी सॉरी ऑफ पार्शल L बाय पार्शल क्यू जे इक्वल टू 0, वेयर what is L? L is another function which is equal to t minus v, और इसको नाम दिया जाता है, is called Lagrangian, and this is Lagrange equation for the mechanical system. v क्यों सब्ट्रैक्ट किया है? v का अगर पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, मैथमेटिकली ये 0 बनता है, ठीक है, तो मैथमेटिकली 0 बनता है, ये सिर्फ लग्रांज फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए v को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सो दिस इज लग्रांजियन इक्वेशन फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम। अब ये इतनी ब्यूटीफुल इक्वेशन है इन कंपैरिजन विद न्यूटोनियन मैकेनिक्स कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इसका अगर कंपैरिजन किया जाए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है कि अगर एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो उस पर ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और अगर उस पर रिटार्डिंग फोर्स है तो रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रही है या कि वो ड्राइविंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्शन वहाँ पे लेना ज़रूरी है, जबकि इस इक्वेशन के अंदर जो लग्रांजियन डिराइव किया है, लग्रांजियन के अंदर ना तो काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ओवरऑल लग्रांज इक्वेशन के अंदर हमें ये केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा फंक्शन है वो वेक्टर है या स्केलर है, ये सिंपल एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो उसको इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आपको ना सिर्फ इंटरनल फोर्सेस देखना पड़ती हैं बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखना पड़ती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? ओनली यूनिक फंक्शन लग्रांजियन। लग्रांजियन कैसे डेवलप करेंगे? कल ये इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है लग्रांजियन डेवलप करने की। तो लग्रांजियन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ये टी और वी, ठीक है। इस पे मैं थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन कर लूँ, ये ले ले स्नैपशॉट। लग्रांजियन मैकेनिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या टर्निंग पॉइंट है वो है हाउ टू डेवलप द लग्रांजियन, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस रिस्पेक्ट से मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसमें जो है लग्रांजियन डेवलप करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फोर्सेस का आपको इजीली पता चल जाता है। अब यहाँ पे इसका कोई पेट मेथड नहीं है लग्रांजियन डेवलप करने का। लग्रांजियन फंक्शन जो आया है वो है t माइनस वी। अब t क्या है? t है हाफ एम आई एंड क्यू आई डॉट स्क्वायर। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल क्या है, यह डिपेंड कर रहा है क्यू आई पे। इसमें अगर आपको पता चल जाता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और दूसरा है वेलोसिटी, तो लग्रांजियन डेवलप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लग्रांजियन की एप्लीकेशंस क्या हैं? ना सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम के अंदर है। पहले या दूसरे दिन मैंने एक डोमेन लिखी थी जिसमें बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे यूज़ होती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये चार जो फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड के अंदर लग्रांजियन डेवलप करते हैं। इवन पूरी यूनिवर्स का लग्रांजियन डेवलप करना है, ठीक है। तो या फिर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर देखते हैं, कोई पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इवन आप देख लें कि आपने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का लग्रांजियन डेवलप करना है, तो क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं तो आप लग्रांजियन डेवलप कर सकते हैं, आपके लिए कोई थ्योरी मुश्किल नहीं होती।
जी, इसमें कोई क्वेश्चन लैग्रांजियन मैकेनिक्स में? एक और इसका पॉइंट बता दूं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन जो फार्मलिज्म है इसमें क्या फ़र्क है। इनके अंदर जो फ़र्क ये है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ता है कि सिस्टम कंजर्वेटिव है या कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि सिस्टम कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। आगे ज़रूर करेंगे बात इस पे कि होलोनोमिक है, मोनोजेनिक है सिस्टम। ठीक है, तो दोनों के अंदर इसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्केलर फंक्शन डिफाइन किया है तो आपको ये केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कंजर्वेटिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं या कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं। जी, तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो आज मैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का हैमिल्टन प्रिंसिपल करवा देता हूँ। हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके फिर कल हम लैग्रांज इक्वेशन भी डिराइव करेंगे और उसके साथ साथ हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे। जी, तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो है ये पूरी एक एवोल्यूशन है। मुख्तलिफ लोगों ने अटैम्प्ट की। 1657 में सबसे जो पहली अटैम्प्ट की वो फर्मेट ने की थी। ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल जो है अबाउट द लाइट। उसने ये बताया था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। उसने ये कहा कि लाइट ट्रैवल करेगी उस पाथ में जिसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर होगा। ये तो बाद में पता चला कि मिनिमम टाइम जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो लेकिन उसका ये मानना था कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो उस पाथ को, जैसे कोई कर्व है उसके डिफरेंट पाथ्स पॉसिबल है, लेकिन उसने ये कहा कि जिसमें भी मिनिमम टाइम लगेगा लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी। तो लकीली इस प्रिंसिपल के थ्रू दो क्लैरिफिकेशंस हुई। एक क्लैरिफिकेशन ये थी कि जो स्नेल्स लॉ था, स्नेल्स लॉ अबाउट द रिफ्रैक्शन, उसकी वेरिफिकेशन हो गई कि वो बिल्कुल ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है या अवे मूव करती है फ्रॉम द नॉर्मल विद द रेशियो ऑफ द एंगल्स। और वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ एंगल, साइन रेशियो ऑफ एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियोज़ के साथ। तो एक तो उसकी वेरिफिकेशन हो गई। तो दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसकी भी करेक्शन हुई, उसमें जो खामी थी वो दूर हो गई। तो पहला तो फर्मेट प्रिंसिपल था, लेकिन फर्मेट प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया जा सकता था ओवरऑल एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए। मैकेनिकल सिस्टम में हमें कोई ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो ये बताए कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कौन सा मिनिमम पाथ होगा। अब मिनिमम पाथ किसी भी सेंस में हो सकता है, उसमें टाइम कम लग रहा है अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, और उसके अंदर अगर हम देख रहे हैं स्पेस के रिस्पेक्ट से तो उसका पाथ जो है शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उसके बाद जो एक और अटैम्प्ट की थी वो बनाया था जिसको बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो पहला तो हो गया इसके अंदर फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल में हमें ये पता चलता है कि लाइट कौन सा पाथ अडॉप्ट करती है। लाइट अडॉप्ट शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल पाथ। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या है
ये अटैम्प्ट की थी 1747 में। उसके पैरेलल दूसरी अटैम्प्ट चल रही थी आयलर की। आयलर जो था वो अटैम्प्ट कर रहा था कि कोई ऐसी इक्वेशन या कोई ऐसा मेथड बन जाए जिसमें हमें पता चले कि जो शार्टेस्ट कर्व या मिनिमम कर्व कौन सा है। तो लीस्ट एक्शन इसने डिफाइन किया, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल में भी हम देखेंगे। तो एक्शन को अगर जे कहा जाए, जैसे कि कल हमने कहा था, या आई कहा जाए, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा आई मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन इसने ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं दी थी, इसकी बस ये रिक्वायरमेंट थी कि लीस्ट एक्शन होगा, यानी कि डिफरेंट जो पॉसिबल पाथ्स हैं उनमें से जो कर्व मिनिमम होगा उसको अडॉप्ट करेंगे हम। तो इसके बाद गाज ने भी एक अटैम्प्ट की। गाज ने जो रूल बनाया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो एक डिफरेंट अप्रोच है, उसको गाज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कंस्ट्रेंट कहा जाता है। अब ये क्या था गाज लॉ ऑफ गाज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कंस्ट्रेंट? ये कहता था कि उस पाथ को अडॉप्ट करेंगे जिसमें मिनिमम कंस्ट्रेंट्स होंगी। तो अगर मिनिमम कंस्ट्रेंट वाले पाथ को अडॉप्ट किया जाए तो उसके थ्रू जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होगा या लीस्ट पाथ जो हम एक्सट्रीम हम की तरफ जा रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें खामियां थी। इसमें खामियां ये थी कि कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जो कंस्ट्रेंट फ्री हो। तो फिर अगर कंस्ट्रेंट फ्री सिस्टम है उसमें कौन सा पाथ चूज़ किया जाए? लाइट के लिए इन्होंने जर्नल किसी भी कर्व के लिए कहा था। जब आयलर था, आयलर ने जर्नल कर्व के लिए कहा, लेकिन उसके बाद उसको जब अप्लाई करने की कोशिश की गई मैकेनिकल सिस्टम पे, ठीक है, एप्लीकेबल तो था वो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल कंसीडर करते हैं उसको मैकेनिकल फंक्शनल का नाम दिया जाता है। मैकेनिकल फंक्शनल पे कम्प्लीटली वो ट्रू नहीं था, जर्नली ट्रू था। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हमें अभी यही नहीं पता चल रहा था कि कौन कौन से हम कोऑर्डिनेट शामिल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये लाइट के लिए था और ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन फंक्शनल के लिए था, और इसने और मिनिमाइज करके सिर्फ फोर्सेस पे या कंस्ट्रेंट पे ले आया। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा और ये जो है एवोल्यूशन में काफ़ी कारआमद रहे, ठीक है। और आखिरी जो हमारे पास प्रिंसिपल मौजूद है जो बन चुका है, दैट इज़ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? हैमिल्टन ये कहता है कि अगर कोई पाथ ऑब्जर्व किया जाए, लाइक कोई कर्व है और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाते हुए डिफरेंट पाथ्स पॉसिबल हैं। एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो इनमें से जो पहला पाथ है लाइक दिस वन, इसको कह देते हैं S1, इस पाथ को S2 और इस पाथ को S3 का नाम दे देते हैं। S यहाँ पर क्या है? S शो कर रहा है एक्शन फंक्शनल को, या अगर I से शो किया तो इसको I कहा जा सकता है, I 1 2 एंड 3। तो हैमिल्टन ने ग्राफिकली डायग्रामेटिकली बताया कि इफ़ डेल्टा आई इज़ इक्वल टू 0, तो इससे कंडीशन मिल जाती है लीस्ट पाथ की। अब ये कंडीशन क्या है? पहले तो हमें एक्शन फंक्शनल डिफाइन करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एक्शन फंक्शनल? ये कहता है कि एक्शन फंक्शनल जो है दैट इज़ इंटेग्रल ऑफ द लैग्रांजियन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट लाइक ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 से लेके Q2 तक जो इंटेग्रल है लैग्रांजियन का, ठीक है, या T1 कह लें, ये T1 से T2, टाइम T1 से टाइम T2 तक, ठीक है, ये जो लैग्रांजियन इंटेग्रल है दैट मस्ट बी दैट इज़ इक्वल टू एक्शन फंक्शनल। ये जस्ट डेफिनेशन लिखी है,
अगर इसको पुट कर दिया जाए डेल्टा आई के अंदर, तो ये रिक्वायरमेंट बन जाती है डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा इंटेग्रल T1 टू T2 L dt. This is what? This is Hamilton's principle. और ये सॉरी इनकम्प्लीट है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये इंटेग्रल इक्वल टू ज़ीरो आता है तो लीस्ट पाथ हम डिटरमन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। अब ये जो डेल्टा आई है, डेल्टा आई को यहाँ पे नाम दिया जाता है वेरिएशनल डेरिवेटिव। यानी कि इस पाथ के अंदर हम वेरिएशन देखते हैं, तो पाथ में वेरिएशन लाने से ओवरऑल जो एक्शन फंक्शनल पे अगर कोई फ़र्क नहीं आता तो इससे मिनिमम पाथ पता चल सकता है। अब इस प्रिंसिपल को, ये वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, लग्रांजियन हम डेवलप कर चुके हैं। लग्रांजियन को यहाँ पे ला के पुट करेंगे, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अगर शो कर दी जाए तो लग्रांजियन डिपेंड कर रहा है क्यू आई पे और क्यू आई डॉट पे और टी पे। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट से पहले हम इसका वेरिएशनल डेरिवेटिव लेंगे। वेरिएशनल डेरिवेटिव को ज़ीरो की इक्वल पुट करके इजीली लग्रांजियन इक्वेशन डिराइव की जा सकती है। एनी क्वेश्चन? जी, तो अब अगर बुक में देख लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं ब्रीफली डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला प्रॉब्लम तो ये नेल्सन फॉर्म ही गिवन है। नेल्सन फॉर्म के थ्रू जो मैंने बनाई है लग्रांज इक्वेशन की नेल्सन फॉर्म, उसकी एक और फॉर्म है नेल्सन फॉर्म, नेल्सन इक्वेशन। ये तो नेल्सन फॉर्म ऑफ लग्रांज इक्वेशन थी, एक अलग से नेल्सन इक्वेशन है, तो वो डिराइव की हुई है पहले प्रॉब्लम के अंदर। फिर इसी तरह से एक n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर फ्रेम लेके तो उसके थ्रू लग्रांजियन इक्वेशन डिराइव की गई है। और फिर है एक सिंगल पार्टिकल फ्री पार्टिकल, तो दो तरह से इक्वेशन डिराइव की गई है लग्रांज इक्वेशन को ही यूज़ करके। पहले उसका लग्रांजियन डेवलप किया गया, लग्रांजियन डेवलप किया गया दो तरह से, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो दोनों से कंपैरिजन किया गया है कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन सेम बनती है या डिफरेंट बनती है। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट जब लग्रांजियन इक्वेशन अप्लाई किएगी तो लग्रांजियन इक्वेशन डिराइव अप्लाई करके रिजल्ट सेम आते हैं। और इवन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी है। और इसी तरह एटवुड मशीन एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, तो एटवुड मशीन को लग्रांज इक्वेशन के थ्रू फाइंड किया गया है। उसमें टेंशन फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हर किसी में यही है कि आप लग्रांजियन कैसे डेवलप करते हैं। और इस तरह के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इस बुक के अंदर दिए गए हैं जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, तो इसको लाजमी अटैम्प्ट करें। जी, चलें आज यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं इसको। तो कोशिश मेरी यही थी कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से आज ख़त्म कर लें, लेकिन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स कल इंशाल्लाह ख़त्म करके अब हम थोड़ा सा इसको शार्ट करेंगे। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को हैमिल्टोनियन इक्वेशंस डिराइव करके दोनों को रिलेट भी करना है। दोनों को रिलेट करने के लिए लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। और एक और इसके अलावा मेथड है राउदियन मेथड, ठीक है, जिससे आप फेमिलियर नहीं होंगे। लग्रांजियन है, हैमिल्टोनियन है, राउदियन है और कैमल्टोनियन है। ठीक है, ये दो और फंक्शंस हैं जो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे।